दोस्तों, क्या रियल एस्टेट में चुपचाप मंदी शुरू हो चुकी है? क्या बिल्डर्स अब नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से डर रहे हैं? क्या मार्केट में खरीदार सच में कम हो गए हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किसी बड़े क्रैश से पहले की खामोशी है? क्योंकि अगर आप हाल के डेटा और ग्राउंड रियलिटी को जोड़कर देखेंगे तो एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा रियल एस्टेट सेक्टर धीरे धीरे बदल रहा है। भारत का प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, खासकर कोविड के बाद, जब लोगों ने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक सिक्योर एसेट के रूप में देखना शुरू किया। बड़े शहरों में कीमतें तेजी से बढ़ी, लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड अचानक बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे रियल एस्टेट एक बार फिर गोल्डन फेज में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसी चमक के बीच अब एक ऐसा डेटा सामने आया है जिसने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। गुजरात जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य में नए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है, क्योंकि जब भी बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसे रेरा में रजिस्टर करना पड़ता है। यानी रजिस्ट्रेशन की संख्या धीरे धीरे बताती है कि मार्केट में कितना नया सप्लाई आने वाला है। लेकिन अगर यही संख्या गिरने लगे तो इसका मतलब साफ है कि बिल्डर्स अब नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से बच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अचानक से बिल्डर्स का भरोसा मार्केट से उठ गया या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? इसका पहला कारण है डिमांड का असली सच, जो बाहर से दिखता कुछ हो रहा है और अंदर से होता कुछ हो रहा है। आज जो प्रॉपर्टी सेल्स के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो ज्यादातर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी अमीर वर्ग के कारण है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारी मात्रा में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन मिडिल क्लास जो इस सेक्टर की रीढ़ होती है वो अभी भी दबाव में है। होम लोन की ईएमआई बढ़ चुकी है, ब्याज दरें ऊंची है और नौकरी की अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा या तो खरीदारी टाल रहा है या फिर सस्ती प्रॉपर्टी को तलाश में, जिससे कुल डिमांड का बेस कमजोर हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण है मार्केट में बढ़ती इन्वेंट्री, यानी पहले से मौजूद अनसोल्ड फ्लैट्स। कई शहरों में हजारों यूनिट्स ऐसे हैं जो महीनों या सालों से बिक नहीं पाए। बिल्डर्स के लिए ये एक बड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि अगर वो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो सप्लाई और बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव आ सकता है। इसलिए वो जानबूझकर नए लॉन्च को रोक रहे हैं ताकि कीमतों को सपोर्ट मिल सके और पुराना स्टॉक धीरे धीरे निकल सके। तीसरा कारण है फाइनेंसिंग की समस्या, क्योंकि आज के समय में बिल्डर्स के लिए फंडिंग जुटाना आसान नहीं रहा। बैंक और एनबीएफसी पहले की तरह खुलकर लोन नहीं दे रहे, रेगुलेटरी नियम सख्त हो गए और निवेशक भी ज्यादा सतर्क हो गए। ऐसे में नया प्रोजेक्ट शुरू करना एक बड़ा फाइनेंशियल जोखिम बन गया है, खासकर तब जब मार्केट का भविष्य अनिश्चित हो। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हम इस पूरे ट्रेंड को देश भर के संदर्भ में देखें तो यही पैटर्न धीरे धीरे हर बड़े शहर में दिखने लगा है। नई लॉन्चिंग धीमी पड़ रही है, लेकिन कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई, और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सामान्य तौर पर जब डिमांड कमजोर होती है तो कीमतें गिरती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। कीमतें या तो स्थिर है या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट को जो आर्टिफिशियल सपोर्ट किया जा रहा है, या तो सप्लाई को कंट्रोल करने या फिर एक ऐसा माहौल बनाकर जिसमें लोगों को लगे कि अभी भी बूम चल रहा है। इस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा होता है बबल बनने का, और आज भारत के रियल एस्टेट में एक नया बबल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम लग्जरी बबल कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ज्यादातर नए प्रोजेक्ट्स लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च हुए, जहां फ्लैट्स की कीमत 2 करोड़ से शुरू होकर 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग वास्तव में इतने महंगे घर खरीद सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी अभी भी अफोर्डेबल और मिड रेंज हाउसिंग की डिमांड करती है। ऐसे में ये लग्जरी बूम असल में एक सीमित वर्ग पर आधारित है, और जब कोई मार्केट सीमित डिमांड पर टिकता है तो वो ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाता। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पहलू सामने आता है, और वो है इन्वेस्टर्स की भूमिका, क्योंकि आज जो बड़ी खरीदारी हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जो खुद रहने के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि कीमतें बढ़ेगी और वो बाद में प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट में विश्वास कमजोर पड़ता है या कीमतों में बढ़ोतरी रुक जाती है तो यही निवेश सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो मार्केट में अचानक सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है। यही पैटर्न हमने 2008 के ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस में देखा, जहां
अमेरिका में पहले कीमतें तेजी से बढ़ी, फिर अचानक गिर गई क्योंकि निवेशकों ने एक साथ एग्जिट करना शुरू कर दी। भारत में अभी स्थिति वैसी नहीं, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं कि मार्केट एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सब एक बड़े क्रैश की तैयारी है या सिर्फ एक अस्थायी स्लोडाउन। सच ये है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं है कि मार्केट अचानक गिर जाएगा, लेकिन जो संकेत सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाले। नए प्रोजेक्ट्स का कम होना, इन्वेंट्री का बढ़ना, मिडिल क्लास की कमजोर डिमांड और लग्जरी सेगमेंट पर बढ़ती निर्भरता, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मार्केट को अस्थिर बना सकते हैं। और यहां सबसे बड़ा खतरा है साइलेंट स्लोडाउन का, जिसमें मार्केट धीरे धीरे ठंडा पड़ता है, बिक्री कम हो जाती है, प्रोजेक्ट्स में देरी होने लगती है और अंत में कीमतें स्थिर या गिरने लगती है। यह प्रोसेस अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है, जिससे आप लोगों को समय रहते समझ नहीं आता। अब ऐसे में एक आम खरीदार या निवेशक को क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अगर आप एक घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको हाइप से बचना होगा, क्योंकि आज के समय में मार्केट और सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अभी नहीं खरीदा तो वो एक बड़ा मौका खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर खरीदारी को आपकी फाइनेंशियल स्थिति और लॉन्ग टर्म जरूरतों के आधार पर होनी चाहिए। अगर आप निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज के समय में रियल एस्टेट उतना सुरक्षित निवेश नहीं रहा जितना पहले माना जाता था, खासकर तब जब मार्केट में इतनी अनिश्चितता हो। और अगर आप पहले से प्रॉपर्टी में निवेश कर चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मार्केट पर नजर बनाए रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। अंत में यह समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट मार्केट कभी भी अचानक नहीं गिरता, बल्कि वो पहले संकेत देता है और समझदार लोग वही होते हैं जो इन संकेतों को समय रहते पहचान लेते हैं। गुजरात में नए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का गिरना सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का शुरुआती संकेत हो सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं या इसे समझकर अपने फैसले को सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में रियल एस्टेट का खेल पहले जैसा नहीं रहने वाला, बल्कि इसमें वही लोग टिक पाएंगे जो डेटा, ट्रेंड और ग्राउंड रियलिटी को समझकर कदम उठाते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इसमें एक बड़ा क्रैश आने वाला है या ये फिर एक करेक्शन का फेज है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।